Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you again in biology class. I hope you all will be fine and in good health and taking part with full interest in these e-learning classes. I hope you will understand previous topics and learn those topics. Today students, we are going to discuss another topic, that is excretion in animals. In last week we has discussed about excretion in plants. Today we are going to discuss excretion in animals. But before this, we will go through some basic topics related to excretion, that is nature of excretory products in relation to habitat. Students, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी देखा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट की तीन बड़ी किस्में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड हैं. तो आज हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में इनमें से कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड एज वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलीज होंगे. तो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट. सो इन दिस देयर आर डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स. मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट आर प्रोड्यूस इन दीज फॉर्म्स. ये जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है ऑलरेडी, एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन की कैटाबोलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं. नाइट्रोजनस वेस्ट की तीन बड़ी किस्में अमोनिया, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड क्विकली डिजॉल्व इन बॉडी फ्लूइड्स. दूसरी किस्म यूरिया है, दैट इज़ लेस टॉक्सिक एंड कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी टेम्परेरीली. जबकि तीसरी किस्म है यूरिक एसिड, ये सॉलिडिफाई फॉर्म में है, बाकी दोनों लिक्विड फॉर्म में है. और यूरिक एसिड इज़ लीस्ट टॉक्सिक एंड कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी टेम्परेरीली. हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में नाइट्रोजनस वेस्ट की मुख्तलिफ अक़साम देखी थी. अब हम उन्हीं अक़साम को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स किस इन्वायरमेंट में किस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं. इन तीनों में से अमोनिया सबसे डेंजरस टाइप है, उससे कम डेंजरस यूरिया है और सबसे लीस्ट डेंजरस टाइप यूरिक एसिड है. अब इन तीनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले अमोनिया की तरफ आते हैं. अमोनिया एज वेस्ट, कौन से ऑर्गेनिजम्स इस वेस्ट को रिलीज करते हैं बॉडी से? तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दोज एनिमल्स विच लिव इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट and can remove nitrogenous waste with great amount of water. अब अमोनिया एज वेस्ट वही ऑर्गेनिजम्स रिलीज कर सकते हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ उन्हें प्लेंटीफुल पानी मिल रहा है ढेर सारा. हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है, और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से हम अच्छे से फेमिलियर हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है सॉल्ट्स के मुकाबले में, उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स कम है, पानी की अमाउंट ज़्यादा है. तो अगर इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा होगा, जैसे हमने ऑस्मोरेगुलेशन के केस में देखा था, तो पानी बॉडी में आएगा, बॉडी के अंदर भी फ्लडिंग होगी, तो बॉडी के अंदर ढेर सारी अवेलेबिलिटी होगी पानी की. तो ऐसे इन्वायरमेंट में जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है और पानी बॉडी में भी आ रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से वेस्ट आउट कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं वो अमोनिया को एज वेस्ट इस्तेमाल करेंगे. अब अमोनिया को केमिकली हम देखें तो दिस इज़ हाईली टॉक्सिक एंड इट मस्ट रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी कंटिन्यूसली एज प्रोड्यूस्ड. तो जैसे ही बनता है इसे फ़ौरन बॉडी से बाहर निकालना होता है, क्योंकि हाईली डेंजरस है, टॉक्सिक है, बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत. इसलिए इसको रिमूव करने के लिए बॉडी से 500 ml water is required for excretion of just 1 gram of ammonia out of body of an organism. अमोनिया का सिर्फ 1 ग्राम बॉडी से वेस्ट आउट करने के लिए 500 ml पानी चाहिए.
तो वही एनिमल, एक तो अभी हम बात करें कि बहुत टॉक्सिक है, बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, इस वेस्ट को बॉडी से फ़ौरन निकाल दे, जैसे ही बनता है तो उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है कि इसे फ़ौरन निकाला जाए। और 1 ग्राम सिर्फ अमोनिया वेस्ट करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए, जो अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो हम जैसे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम तो इस सेटअप में इसके लिए सोच भी नहीं सकते, हमारी बॉडी ये काम नहीं कर सकती, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ये काम नहीं कर सकते। तो फिर वही एनिमल्स ये काम करेंगे जिनकी बॉडी में ज़्यादा पानी आ रहा है और मुसलसल वो निकाल भी रहे हैं। तो उसके लिए एग्जांपल्स हैं अमोनिया रिलीजिंग एनिमल्स की, फ्रेश वाटर एनिमल्स लिविंग इन फ्रेश वाटर एंड एक्सक्रीटिंग अमोनिया एज वेस्ट। अब वो एनिमल्स जो अमोनिया को एज वेस्ट बॉडी से निकालने की कैपेसिटी रखते हैं वो कहलाते हैं अमोनियोटैलिक। एनिमल्स which excrete ammonia as waste are called as ammoniotelic. For example, fresh water animals. जैसे हमने फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में, हमने ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में भी फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में पढ़ा है कि वो डाइल्यूट यूरिन बॉडी से निकालती है। चूँकि डाइल्यूट यूरिन निकाल रही है, पानी की अमाउंट अच्छी खासी है, कंटिन्यूसली जो बॉडी से जा रही है, तो वो एनिमल्स जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो अमोनिया एज वेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्रीट बॉडी से निकाल रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट क्या हुआ हमारे पास, अमोनिया कौन से ऑर्गेनिज्म वेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो वो एनिमल्स जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं और अपनी पानी से एक्स्ट्रा फ्लडिंग ऑफ बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लडिंग ऑफ वाटर को भी निकाल रहे हैं। जैसे कि 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए 500 ml वाटर चाहिए, तो वो एनिमल जिनकी बॉडी में ढेर सारा पानी मौजूद है और बॉडी से वो निकालने की कैपेसिटी रखते हैं, वही एनिमल्स अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ यूरिया। एज कंपेयर टू अमोनिया, यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक। यूरिया के बारे में देखते हैं। तो यूरिया, दिस इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दोज एनिमल्स विच लिव इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। दीज एनिमल्स फर्स्ट कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया बिफोर एक्सक्रीशन। अमोनिया के मुकाबले में यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी ऑफ एनिमल्स टेम्परेरीली। फिर ज़रूरत महसूस होने पे बॉडी से निकाल देंगे। दूसरी किस्म यूरिया है अमोनिया के बाद, ये अमोनिया के मुकाबले में लेस टॉक्सिक है। और कौन से ऑर्गेनिज्म इसको एज वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एनिमल्स जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे वेस्ट को निकालने के लिए 50 ml वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ जस्ट 1 ग्राम ऑफ यूरिया। तो 500 के मुकाबले में 50 ml वाटर की क्वांटिटी अच्छी खासी कम हो गई पानी की। 50 ml 1 ग्राम को निकालने के लिए चाहिए अमोनिया। तो वो एनिमल्स जो मॉडरेट, जिनके पास इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा नहीं है और अपनी उनकी बॉडी में भी उन्होंने इन्वायरमेंट में ज़्यादा नहीं है तो बॉडी में भी ऑटोमेटिकली कंजर्व करना है, बाहर शॉर्टेज है पानी का तो पानी को बॉडी में भी बचाना है। तो पानी को बॉडी में बचाने के लिए ज़्यादा वो वेस्ट आउट नहीं कर सकते अमोनिया के साथ, इसलिए दूसरी किस्म है एक्सक्रीटरी वेस्ट की यूरिया, कि वो यूरिया की शक्ल में बॉडी से वेस्ट निकालेंगे। और यूरिया निकालने के लिए जस्ट 50 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए, वेस्ट आउट करने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम असल में ये है कि ऑल एनिमल्स प्राइमरीली प्रोड्यूस अमोनिया एज वेस्ट। हर एनिमल अमोनिया को की शक्ल में ही बॉडी में उनकी नाइट्रोजनस वेस्ट हमेशा ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अमोनिया की शक्ल में ही बनता है। जब भी न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म होगी, अमाइनो एसिड ब्रेक होगा और जो उसमें से अमाइनो ग्रुप निकलेगा वो हमेशा हर एनिमल में अमोनिया ही बनाएगा।
अब अमोनिया ऐसे बॉडी से निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो डिपेंड करता है हैबिटेट पे। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा वो डिपेंड करता है हैबिटेट पे कि किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, बॉडी से बाहर पानी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है या नहीं। अगर बॉडी से बाहर पानी ज़्यादा अमाउंट में है तो ऑटोमेटिकली बॉडी में भी पानी ज़्यादा आएगा, तो एक्स्ट्रा पानी वो बॉडी से निकालेंगे, मतलब बॉडी में भी फ्लडिंग है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, पानी कम है, शॉर्टेज है, तो ऑटोमेटिकली एनिमल्स की, जैसे हमने ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजी देखी है, एनिमल्स ने अपनी बॉडी में पानी बचाना है, तो अमोनिया को तो 500 ml चाहिए निकालने के लिए 1 ग्राम। उसके मुकाबले में इन एनिमल्स के एडेप्टेशन एक्सक्रीशन के लिए क्या है कि वो अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि अमोनिया के मुकाबले में कम नुकसानदेह है और बॉडी में टेम्परेरी स्टोर भी हो सकता है। इसलिए हर वो एनिमल जो यूरिया को एज वेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो पहले अमोनिया से यूरिया बनाएंगे, उनकी बॉडी में ये प्रोसेस होगा। उसके बाद यूरिया को स्टोर करने के बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वेस्ट आउट करेंगे, ठिकाने लगाएंगे। इस काम के लिए इन एनिमल्स में हमेशा से होगी कन्वर्जन अमोनिया से यूरिया। सो in restricted supply of water, ammonia cannot be act as excretory product. So these animals convert ammonia to less toxic form, either urea or uric acid. So all those animals which excrete urea as waste are called as ureotelic. ये एक और टर्म है शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अमोनियोटैलिक की तरह यूरियोटैलिक। और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, अभी हमने पीछे अमोनिया के बारे में जैसे पढ़ा है, विच एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया एज वेस्ट, या यूरिया के बारे में विच एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया एज वेस्ट। तो हमारे पास आंसर्स होंगे, वो एनिमल जो हाइपोएंटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं वो अमोनिया को वेस्ट के तौर पर रिलीज़ कर सकते हैं, और बाकी नीड और सब कुछ साथ आ जाएगा, इतना पानी चाहिए निकालने के लिए और ये और वो। और इसी तरह अगर यूरिया के बारे में क्वेश्चन आता है तो आंसर आपके पास ये पहली 2 लाइनें कि वो एनिमल्स जो रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर के इन्वायरमेंट में रहते हैं वो यूरिया को एज वेस्ट बॉडी से निकालेंगे, जो कि लेस टॉक्सिक है, बॉडी में स्टोर हो सकता है, और 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर्ड है। लेकिन साथ मेंशन करना है कि हमेशा बनेगा इनकी बॉडी में भी पहले अमोनिया, और वो अमोनिया से यूरिया बनेगा और स्टोर होगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी बॉडी से वेस्ट आउट करवाया जाएगा। और अलग से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एक और कि यूरियोटैलिक क्या है, अमोनियोटैलिक की तरह वो एनिमल्स जो यूरिया को एज वेस्ट बॉडी से निकालते हैं, दे आर कॉल्ड एज यूरियोटैलिक। टॉपिक हमारे पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब देखते हैं कि अमोनिया से यूरिया कैसे बनेगा, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया। अमोनिया से यूरिया या यूरिक एसिड बनाने के लिए एक साइक्लिक प्रोसेस होगा दैट विल बी टेक प्लेस इन लिवर। Conversion of ammonia to urea is done by urea cycle in liver. लीवर आना था या लीवर, तो यूरिया साइकिल के लोकेशन लीवर है एनिमल्स में, जिसमें अमोनिया इन डिफरेंट एनिमल्स इज कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक फॉर्म दैट इज यूरिया, विच कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन एक्सक्रीट इट ऑन नीड। साइक्लिक प्रोसेस है। स्केच में देखें तो अमोनिया यूरिया के लीवर के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस में एंटर होगा। मेन प्रोडक्ट यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन के साथ 1 molecule ऑफ अमोनिया विल बी कंबाइंड एंड फॉर्म अनदर कंपाउंड
that is called as citrulline. Citrulline will be converted to arginosuccinate by addition of another ammonia. This arginosuccinate is converted to another compound with the help of certain enzymes, that is arginine. And this arginine by an enzyme arginase converted to urea and original precursor ornithine. इस साइकिल में कुछ एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं. साइकिल आपकी बुक में भी सिंपल फॉर्म में मौजूद है. अगर आपको ये टफ लगे तो आप अपनी बुक से तैयार कर लें. इसमें एक दो एंजाइम्स के नाम साथ दिए गए हैं. अमोनिया ऑर्निथीन के साथ मिलकर सिट्रुलिन बना रहा है. तो साइकिल में अमोनिया ऑर्निथीन के साथ मिलकर एंटर हो रहा है और यूरिया का कंपाउंड बनाने के बाद वापस ऑर्निथीन अपनी जगह आ जाएगा, रेडी है दोबारा नए अमोनिया को लेके यूरिया बनाने के लिए. हर वो एनिमल जो यूरिया एज वेस्ट बॉडी से निकालते हैं उन सब में प्राइमरीली अमोनिया से पहले यूरिया बनेगा. उसके बाद वो यूरिया, ये प्रोसेस लीवर में हो रहा है और लीवर से ब्लड के थ्रू किडनी यूरिया को फिल्टर करके ब्लेडर में स्टोर करता है और ब्लेडर जैसे ही फिल होगा और नीड पे लिविंग बीइंग उस यूरिया को बॉडी से निकाल देंगे. बच्चों, थर्ड कैटेगरी ऑफ वेस्ट इज यूरिक एसिड. यूरिक एसिड is third type of waste. This is which animals excrete this? So, this is excretory product of those animals which live with acute shortage of water in order to minimize loss of water. अब कहना क्या चाह रहे हैं वो? कहना ये चाह रहे हैं कि वो एनिमल्स जो ऐसे माहौल में रहते हैं जिनके पास पानी की ज़्यादा कमी है, एक्यूट शॉर्टेज है, बहुत कम सप्लाई है, तो बॉडी में पानी बचाना है. अगर वो यूरिया जैसे पिछला प्रोडक्ट हमने देखा है वो बॉडी से निकालेंगे उसके लिए तो 50 ml वाटर चाहिए, जो क्वांटिटी अच्छी खासी है. उन एनिमल्स के लिए जिनके एनवायरनमेंट में पहले ही पानी की कमी है, उन्होंने बॉडी में पानी कंजर्व करना है, तो पहले इस क्वेश्चन में है कि पानी बचाया जाए. तो तीसरी किस्म दैट इज़ लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, is uric acid, in which just 1 ml of water is required for removal of 1 gram of uric acid. निकालने के लिए सिर्फ 1 ml पानी चाहिए और यूरिया के मुकाबले में क्वांटिटी पानी की और कम हो गई कि इतना पानी सिर्फ बॉडी से बाहर जाएगा 1 ग्राम यूरिक एसिड निकालने के लिए. तो मकसद क्या था इन एनिमल्स का कि सॉलिडिफाई करना है, पानी मज़ीद बचाना है कि पानी का लॉस कम से कम हो बॉडी से. क्यों? क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, रह रहे हैं जहाँ पानी हद से ज़्यादा कम है तो ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट ही. इसके लिए फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं. बर्ड्स भी जिस जगह रह रहे हैं और जो उनकी बॉडी का सेटअप है, उन्हें पानी को बचाना है अपनी बॉडी में. इसलिए पानी के लॉस को मज़ीद मिनिमाइज़ करने के लिए तीसरी किस्म जो कि लीस्ट टॉक्सिक है नाइट्रोजनस वेस्ट की, इस यूरिक एसिड, इस फॉर्म में बॉडी को पानी से निकालेंगे, वेस्ट को निकालेंगे, सॉरी, नाइट्रोजनस वेस्ट. अब इसके साथ जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है वो है यूरिकोटैलिक. ऑल दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज वेस्ट आर कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. तो हमारे पास यहाँ पे भी इस पेज में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि विच एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज वेस्ट. उसके लिए ये फर्स्ट पैराग्राफ आंसर होगा आपका कि वो एनिमल्स जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पानी का एक्यूट शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो यूरिक एसिड को वेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ताकि पानी का लॉस कम से कम हो. और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है यूरिकोटैलिक और यूरिकोटैली टर्म इस्तेमाल की जाती है. यूरिकोटैली वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को वेस्ट के तौर पे बॉडी से निकाल रहे हैं, यूरिकोटैलिक कहलाएंगे और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी
यूरिकोटैली, अमोनियोटैली, यूरियोटैली एंड यूरिकोटैली। अब यहाँ पे 7 स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं। ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने तैयार करने हैं शॉर्ट के लिए। यूरिया या यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एज सच 2 मार्क्स का। यूरिया का आ जाए या यूरिक एसिड का आ जाए, आपको स्ट्रक्चर ये भी तैयार करने, ड्रॉ करने शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, आज हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, वो था नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट, कि कौन से एनिमल्स जो मुख्तलिफ माहौल में रह रहे हैं किस तरह के वेस्ट को, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड को वेस्ट के तौर पे एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो वो हमने देखा बॉडी की रिक्वायरमेंट, हैबिटेट में पानी के अवेलेबिलिटी के हिसाब से लिविंग मुख्तलिफ एनिमल्स मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट को बॉडी से निकालते हैं। बच्चों, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। ये टॉपिक हमारी बुक में आगे डिटेल में दिया गया है, बहुत सारे पेजेस तक चलेगा। इस टॉपिक में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कुछ लॉन्ग भी हैं। तो इस टॉपिक में दैट इज़ एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स एज एन एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। विच एनिमल्स एक्सक्रीट विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड हाउ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में कौन से एनिमल्स अगर अमोनिया रिलीज कर रहे हैं तो कैसे, किस तरीके से, बॉडी में उनका सिस्टम क्या है। तो डिफरेंट एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ये पॉइंट। इन डिफरेंट इन्वायरमेंट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। अब एनिमल्स को देखा जाए तो एनिमल्स की 2 बड़ी कैटेगरीज हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं फर्स्ट ईयर से। There are 2 main categories of animals, invertebrates and subphylum Vertebrata. Invertebrates and vertebrates 2 बड़े ग्रुप्स से हम फेमिलियर हैं एनिमल्स में। इन्वर्टिब्रेट्स कुछ एग्जांपल जो हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं उनमें हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, अर्थवर्म है और कॉकरोच है। और वर्टिब्रेट्स में हम मैमल्स में ह्यूमन बींग्स को डिस्कस करेंगे कि हाउ दे एक्सक्रीट वेस्ट। तो हम पहले इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में हमारी बुक में 4 एग्जांपल्स दी गई हैं। उनमें से फर्स्ट वन इज़ हाइड्रा, सेकंड इज़ प्लेनेरिया, थर्ड इज़ अर्थवर्म एंड फोर्थ वन इज़ कॉकरोच। इनके ग्रुप से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बहुत बार ये नाम याद किए होंगे। हाइड्रा बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेंट्रेटा। Planaria belongs to phylum Platyhelminthes that are commonly called as flatworms as well. चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने ये बच्चों पढ़े होंगे ये नाम। और थर्ड एग्जाम्पल है अर्थवर्म, इसका फाइलम है एनिलिडा। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स। और नंबर 4 पे है कॉकरोच। कॉकरोच का फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स का ग्रुप। इन चारों में एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से मौजूद है? तो हाइड्रा हैज़ नो एक्सक्रीटरी सिस्टम एट ऑल। क्यों? अभी हम थोड़ी देर में इसकी तरफ चलते हैं, डिस्कस करते हैं। प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम है प्रोटोनेफ्रीडिया, अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेटानेफ्रीडिया और कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हाइड्रा की तरफ। इन्वर्टिब्रेट्स में जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, हाइड्रा का ग्रुप है निडेरियंस। तो हाइड्रा का ग्रुप निडेरियंस Nidarians or Coelenterata. What is their nitrogenous waste? Nitrogenous waste products of Hydra is urea.
दे प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन मोस्टली इन फ्रेश वाटर। इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स पैरासिटिक भी हैं। जो पैरासाइट होंगे वो होस्ट के इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक होंगे। वेस्ट तो उनकी वहाँ से भी रिलीज होगा, लेकिन नहीं, सॉरी, हाइड्रा इक्वेटिक इन्वायरमेंट में है। बहुत सारे इस ग्रुप के मेंबर्स फ्रेश वाटर में रह रहे हैं। इनका वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिलीज होगा। कैसे? इनका नाइट्रोजनस वेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इनके पास एक्चुअली सिस्टम नहीं है मौजूद कोई भी। अभी हमने थोड़ी देर पहले टेबल में भी देखा है। निडेरियंस का नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए इनकी बॉडी में कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने निडेरियंस के बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े हैं डाइजेशन के लिए। हमने प्रोसेस पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट के लिए हमने प्रोसेस पढ़ा है, रेस्पिरेशन के लिए प्रोसेस पढ़ा है, गैस एक्सचेंज के लिए हमने प्रोसेस पढ़ा है। लेकिन हाइड्रा में जो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, इनके पास, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए हैं, कि किसी भी किस्म के वेल डिवेलप्ड सिस्टम मौजूद नहीं है, ना एक्सक्रीशन के लिए, डाइजेशन के लिए, ना गैसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए, ना बाकी मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे फूड या बाकी वेस्ट के लिए। तो बाकी सेटअप की तरह इनके पास नाइट्रोजनस वेस्ट को भी बॉडी से बाहर ठिकाने लगाने के लिए कोई वेल डिवेलप्ड सिस्टम मौजूद नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी से वेस्ट को कैसे निकालेंगे, ठिकाने लगाएंगे। तो ये खाना ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएमिनेशन इनमें भी हो रही है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट इनमें भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब सिस्टम मौजूद नहीं है तो कैसे वेस्ट को ठिकाने लगाएंगे? तो वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए जो मैकेनिज़्म काम कर रहा है वो है सिंपल डिफ्यूजन। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। डाइजेशन भी इनकी डिफ्यूजन से हो रही है। एंजाइम्स के थ्रू फूड के ब्रेकडाउन के बाद, वो इंट्रासेलुलर भी थी, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, तो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, गैसेस की एक्सचेंज के लिए, फूड की डाइजेशन के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सिस्टम नहीं था, डिफ्यूजन काम कर रही थी। उसी तरह यहाँ पे भी नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए भी कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही काम करेगी, क्योंकि हम इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ऑलरेडी हम इसके स्ट्रक्चर से फेमिलियर हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे हैव मीन्स 2 जर्म लेयर्स इन देयर बॉडी। अब अंदर वाली जो लेयर है सेल्स की, वो अंदर जो बॉडी में पानी माउथ से एंटर हो रहा है, वो उस इन्वायरमेंट से, उस पानी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म बाहर वाले इन्वायरमेंट में पानी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो हर सेल चूँकि इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए इन्हें किसी भी किस्म के सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिफ्यूजन इज़ एनफ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, फॉर गैस एक्सचेंज एंड ऑल्सो फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट। बाहर के इन्वायरमेंट में या अंदर के इन्वायरमेंट में पानी में वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए डिफ्यूजन काफ़ी है। नाइट्रोजनस वेस्ट को भी बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए अंदर वाले इन्वायरमेंट में जो पानी में वेस्ट जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट सॉलिड वेस्ट के साथ साथ या गैस एक्सचेंज के साथ साथ, तो जो पानी इनकी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन से पानी बॉडी से बाहर निकलेगा माउथ से, तो वो वेस्ट को भी साथ लेके जाएगा। और बाहर वाले सेल्स जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है बाहर के इन्वायरमेंट में, तो उसके लिए तो डायरेक्ट एक्सचेंज हो रही है बॉडी के बाहर वाले सेल्स और इन्वायरमेंट के दरमियान। तो हाइड्रा जो कि निडेरियंस के ग्रुप से बिलोंग करता है,
इनके नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए, एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालने के लिए सिस्टम मौजूद नहीं है। तो मैकेनिज्म क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मैकेनिज्म है डिफ्यूजन। देयर सरफेस एरिया सराउंडेड बाय वाटर, सो डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल इनटू सराउंडिंग वाटर टेक्स प्लेस। तो बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है और एक्सक्रीशन कैसे होगी नाइट्रोजनस वेस्ट की? डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल है इनवर्टिब्रेट्स में से प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एज वेस्ट। प्लेनेरिया का सिस्टम देखते हैं। तो दिस प्लेनेरिया बिलोंग्स टू phylum Platyhelminthes that are also called as flatworms. इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है डाइल्यूटेड यूरिन। अब प्लेनेरियंस के बारे में है कि इनमें से बहुत सारे फ्री लिविंग हैं और कुछ पैरासिटिक। पैरासिटिक अपने होस्ट के साथ आइसोटोनिक होंगे, जबकि फ्री लिविंग प्रोड्यूस वेरी डाइल्यूटेड यूरिन इन देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनके लिए सिस्टम देखते हैं कि क्या इनके पास सिस्टम है। दे हैव वेल डिवेलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम। लॉन्ग के लिए भी, ख़ास तौर पे शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम? ये सिस्टम है, दिस इज टाइप ऑफ सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। ऐसा ट्यूब्यूल्स का नालियों का निज़ाम, जैसे इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, फर्स्ट डायग्राम में बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस के साथ ढेर सारी नालियों का जाल है। तो ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें कोई भी ट्यूब्यूल अंदर नहीं खुल रही बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। दिस सिस्टम इज सिंपलेस्ट प्रोटोनेफ्रीडियल, सिंपलेस्ट नेफ्रीडियल सिस्टम विदाउट इंटरनल ओपनिंग इज प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो दिस प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल विदाउट इंटरनल ओपनिंग। इट सेपरेट थ्रू आउट बॉडी इन ब्रांचेस एंड री ब्रांचेस एंड देयर ब्रांचेस आर कैप्ड फाइनली विद सेलुलर सेप्टम टर्म्ड एज फ्लेम सेल। और ये ब्रांचेस बाहर वाली सरफेस की तरफ जहाँ एंड हो रही हैं वहाँ पे दीज ब्रांचेस आर कैप्ड विद सेप्टम। तो ब्रांचेस कहीं कहीं बॉडी सरफेस के बाहर वाली साइड पे तकरीबन बंद हो जाएगी, वो ट्यूब्यूल आगे नहीं बढ़ेगी, सेप्टम वहाँ दीवार आ जाएगी और उस जगह पे ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद हैं दैट आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। दीज ब्रांचेस आर कैप्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन होल लेंथ with specific cells that end this tubule. These cells are called as flame cells. जगह जगह ये ट्यूब्यूल्स बंद हो रही हैं किसी साइड से, और वो जिस जगह ट्यूब्यूल नहीं कंटिन्यू कर रही, बंद हो रही है, वहाँ पे ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद हैं, फ्लेम सेल्स, जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। दिस इज़ टिपिकल फ्लेम सेल। तो जैसे उसके नाम से जाहिर है, कंप्लीट सेल विद इट्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म हैव अ टफ्ट ऑफ सीलिया, बंच ऑफ सीलिया दैट बीट कंटिन्यूअसली। इस प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम की पहचान ये फ्लेम सेल्स हैं। ब्लाइंड एंडिंग डक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं ख़ास किस्म के सेल्स दैट आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। दीज फ्लेम सेल्स हैज़ टफ्ट ऑफ सीलिया which beat continuously like flickering flame of candle. इन फ्लेम सेल्स के लिए क्या सेटअप ये है कि इनके पास सीलिया का एक पूरा गुच्छा है जो मुसलसल हिलता रहता है, मूवेबल रहता है। उस मूवमेंट की वजह से इनका वेस्ट इकट्ठा होके इसी रास्ते से बॉडी से बाहर जाएगा। कैसे जाएगा अभी हम थोड़ी देर में आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम प्लेनेरियन फ्लैटवर्म्स की पहचान है। ये सिस्टम ट्यूब्यूल्स का है, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स से बना है और वो ट्यूब्यूल्स कहीं कहीं बंद हो रही हैं और जहाँ बंद हो रही है वहाँ ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद हैं जो कि कहला रहे हैं फ्लेम सेल्स।
इन फ्लेम सेल्स की पहचान क्या है? इन फ्लेम सेल्स के पास सीलिया का एक बंच है जो मुसलसल हिलता रहेगा, बिल्कुल कैंडल के फ्लेम की तरह। शाइनी इन अपीयरेंस है, तो सिर्फ इसको उस अपीयरेंस की वजह से, शाइन की वजह से नाम दे रहे हैं फ्लेम सेल। टिमटिमाते हुए शोले की तरह चमकदार, तो इसके अंदर कोई आग नहीं जल रही, सिर्फ इसको ना कैंडल है ना कोई वहाँ जाके जला रहा है हम में से, इसको सिर्फ अपीयरेंस का नाम, सिर्फ अपीयरेंस की बेस पे नाम दे रहे कि इसका सीलिया मुसलसल हिलेंगे, मूव करेंगे तो उनमें शाइन आएगी। वो शाइन फ्लेम की तरह बिहेव दिख रही है, फील हो रही है। अब देखते हैं कि ये फ्लेम सेल्स कैसे काम करें वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए। तो मैकेनिज्म देखते हैं। दिस फ्लेम सेल्स, ईच फ्लेम सेल हैज़ tuft of cilia which beat continuously and push interstitial fluid into tubular system. इस ट्यूबुलर सिस्टम में जहाँ जहाँ भी फ्लेम सेल्स मौजूद हैं, उन फ्लेम सेल में से हम एक फ्लेम सेल को देखें, इस फ्लेम सेल के बाहर, फ्लेम सेल तो ट्यूब्यूल का हिस्सा है ना, इस फ्लेम सेल के बाहर बॉडी का फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड है। तो बॉडी का फ्लूइड इन जैसे ही सीलिया बीट करेंगे, हिलेंगे, तो ये अंदर मौजूद वेस्ट को बाहर की तरफ या नीचे की तरफ पुश करें, इससे अंदर वाली जगह खाली होगी। उस खाली जगह को फिल करने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड विल मूव्स इनटू द फ्लेम सेल बाय डिफ्यूजन। तो ऑटोमेटिकली जब ये अंदर वाली जगह खाली होगी तो बाहर से फ्लूइड रश करेगा बाय सिंपल डिफ्यूजन और इस जगह को फिल करेगा, और फिर मुसलसल सीलिया की मूवमेंट उस वेस्ट को लेके जाएगी फाइनली बाहर की तरफ, एक्सक्रीटरी डक्ट की तरफ। ये सारे फ्लेम सेल्स फाइनली बॉडी की से बाहर एक ख़ास ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर जनरल सरफेस पे खुलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नेफ्रिडियोपोर। बॉडी के अंदर कोई ओपनिंग नहीं है, यही इस सिस्टम की पहचान है। लेकिन बॉडी से वेस्ट को निकालने के लिए बॉडी की जनरल सरफेस पे जगह जगह टाइनी ओपनिंग्स, टाइनी पोर्स मौजूद हैं, जो कि कहला रहे हैं नेफ्रिडियोपोर। जैसे कि इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है नेफ्रिडियोपोर, ये बॉडी की सरफेस पे मौजूद है, बॉडी की जनरल सरफेस पे मौजूद है ये पोर। तो वेस्ट हर फ्लेम सेल से होते हुए इन ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स फ्लेम सेल में सीलिया की बीटिंग से वेस्ट को इकट्ठा करेंगे ट्यूब्यूल के अंदर, और ट्यूब्यूल से फाइनली वो वेस्ट पुश होगा जनरल बॉडी सरफेस के पोर की तरफ, जो कि नेफ्रिडियोपोर कहला रहा है। उस पोर से द वेस्ट विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ बॉडी। दिस ट्यूबुलर सिस्टम ड्रेन इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट which open to exterior surface through tiny openings called as nephridiopore on general body surface. तो बच्चों हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया का वेस्ट फ्री लिविंग के लिए है डाइल्यूट यूरिन। इनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम मौजूद है, प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम। इस सिस्टम की स्पेशलिटी ये है कि क्लोज ट्यूब्यूल का बहुत बड़ा जाल है, नेटवर्क है, जिसकी इंटरनल कोई भी ओपनिंग नहीं है, लेकिन बॉडी की बाहर वाली सरफेस पे बस ओपनिंग्स हैं नेफ्रिडियोपोर के नाम से। तो इस सिस्टम का ट्यूब्यूल का काम ये है कि दीज फ्लेम सेल्स जो जगह जगह ब्लाइंड एंडिंग डक्ट्स में मौजूद हैं, ये जगह जगह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड को पुश करेंगे, इन सेल्स की तरफ लेके आएंगे, और इन सेल्स से इन ट्यूब्यूल्स से के रास्ते से होते हुए वेस्ट विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ बॉडी फाइनली थ्रू टाइनी ओपनिंग्स ऑन द बॉडी सरफेस दैट आर कॉल्ड एज नेफ्रिडियोपोर। तो अंदर ओपनिंग नहीं है, बॉडी की सरफेस पे ओपनिंग मौजूद है नेफ्रिडियोपोर, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बच्चों 2 टॉपिक्स पढ़े। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट, किस इन्वायरमेंट में कौन से एनिमल कौन से वेस्ट निकाल रहे हैं, और हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया और उसको डिस्कस किया, उसमें 2 एग्जांपल्स पढ़ी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, कौन से एनिमल किस वेस्ट को किस तरीके से बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। हाइड्रा को हमने डिस्कस किया और फिर प्लेनेरिया को। इन सारे टॉपिक, आज के सारे टॉपिक्स में से प्लेनेरिया लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें फ्लेम सेल
और प्रोटोनेफ्रिडिया की डेफिनेशन इस शॉर्ट डायग्राम के साथ, फ्लेम सेल की डायग्राम के साथ शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे डायग्राम को भी साथ तैयार कर लिएगा। और इस टॉपिक में कोई भी मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एनिमल्स को, उनमें देखेंगे कौन से सिस्टम मौजूद हैं। तो कल तक के लिए